गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है अक्टूबर 16 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी और आज इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं न्यूज़पेपर के एनालिसिस में। एक काफी पुराना टॉपिक है वैसे तो, लेकिन ये आज हम लोग दोबारा से करेंगे। क्यूरेटिव पिटीशन क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में जो लगाई जाती है, क्यों लगाई गई है, इसका क्या पर्पज होता है, तो ये थोड़ा हम लोग यहाँ पे देखेंगे। दूसरा जो टॉपिक है वो आता है एक्चुअली बांग्लादेश और श्रीलंका से, क्योंकि दोनों ने ही आरसीईपी को ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन डाली है। तो आरसीईपी क्या है, रीजनल जो हमारा कोऑपरेशन है, और इंडिया के ऊपर जो है वो कैसे इंपैक्ट कर सकता है, थोड़ा इसको हम लोग जानेंगे। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जैसे इसरो में है, आईसीएमआर वगैरह में है, उनकी रिटायरमेंट एज जो है वो बढ़ा के 65 ईयर्स कर दी जाए। तो रिटायरमेंट एज बढ़ाने का फायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है, वो इस आर्टिकल में हम लोग जानेंगे। इस तरह के आर्टिकल जो आपके मेंस के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से आप जो है इन चीजों को ना करें। उसके अलावा इसराइल और हमास के बीच में जो वॉर चल रहा है, तो उसके पर्सपेक्टिव में आज हम लोग जानेंगे इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है वॉर के बारे में। वॉर क्रिमिनल क्या होता है, और हमास ने जो किया वो सही किया या गलत किया, या फिर जो इसराइल कर रहा है वो सब इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं, ये हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद का जो एडिटोरियल है वो भी मेंस के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है काफी। एक बना बनाया जो है यूपीएससी का, आप यहाँ पे आंसर कह सकते हो, जिसमें वाटर स्कार्सिटी, इरिगेशन, फूड सप्लाई, उसके बारे में बात किया गया है। तो आज हम लोग जानेंगे। तो आप ये कह सकते हो मोटे मोटे तौर पे कि आज का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है वो ज्यादातर मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहले वाले टॉपिक को छोड़ दें, या आप प्रीलिम्स के लिए भी कर सकते हो। क्यूरेटिव पिटीशन थोड़ा सा आ जाता है कई बार, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द पिटीशंस, या फिर ये थोड़ा बहुत ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, अदरवाइज सारी चीजें आपकी मेंस के पर्सपेक्टिव से ही इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मराठा केस क्यूरेटिव प्ली विल कम अप इन द ड्यू कोर्स। तो पिछले साल और उससे भी पिछले साल 2021 में भी जब महाराष्ट्र के अंदर मराठास को रिजर्वेशन की देने की बात कही गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मराठा जो कम्युनिटी है वो बैकवर्ड नहीं है, तो आप किस आधार पे इनको रिजर्वेशन दे रहे हो। क्योंकि रिजर्वेशन देने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बेस होता है, एक होता है आपका आप सोशली बैकवर्ड होने चाहिए, और दूसरा क्या रहता है, आप एजुकेशनली बैकवर्ड होने चाहिए। लेकिन मराठा कम्युनिटी कोई भी नहीं है, तो इसलिए इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। उसके जवाब में महाराष्ट्र सरकार ने अभी एक क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की है। मतलब उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को ये कहा है कि साहब, आपने जो पहले डिसीजन लिया हम उसका पूरी तरह से रिस्पेक्ट करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन प्लीज आप एक अपने अब पुराने डिसीजन को एक बार रिकंसिडर कर लीजिए। इसे कहते हैं क्यूरेटिव पिटीशन। मतलब इट इज लाइक अ रिक्वेस्ट कि शायद हो सकता है पहले थोड़ी बहुत गलती हो गई हो, तो प्लीज आप उसे दोबारा से कंसिडर करें। इसे कहते हैं क्यूरेटिव पिटीशन। तो बेसिकली एक लास्ट जुडिशियल, एक करेक्टिव मेजर होता है। ये आखिरी तरीका है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को चेंज करवाने का, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। ठीक है। तो ये एक को पता होना चाहिए। क्यूरेटिव पिटीशन, द कंसेप्ट ऑफ द क्यूरेटिव पिटीशन की शुरुआत कहां से हुई थी, ये इंडिया में इवॉल्व हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखा हुआ है। 2002 के अंदर इंडिया में रूपा अशोक हुरा वर्सेस अशोक हुरा एंड एएनआर, ये केस आया था, जिसमें क्यूरेटिव पिटीशन यहाँ पे फाइल की गई थी। ठीक है। मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपको किसी को फांसी की सजा हो जाती है, कैपिटल पनिशमेंट हो जाती है, कोर्ट ने दे दिया, फिर आप कहाँ जाते हो, आप जो है वो प्रेसिडेंट के पास डालते हो एप्लीकेशन, है ना, माफीनामे की। उससे पहले आप सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन में डाल सकते हो, क्यूरेटिव पिटीशन भी डाल सकते हो। तो ये तरीका होता है। आप पहले जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है उसके बाद आप रिव्यू पिटीशन डाल सकते हो, फिर आप क्यूरेटिव पिटीशन डाल सकते हो। भैया क्यूरेटिव पिटीशन के बाद कोई इलाज नहीं है, जज का डिसीजन फाइनल होता है। कौन कौन से आर्टिकल के अंदर हम लोग क्यूरेटिव पिटीशन को कंसिडर कर सकते हैं। देखिए डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन फिर भी आर्टिकल 137 और आर्टिकल 145 के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है 2002 में कि यहाँ पे क्यूरेटिव पिटीशंस आ सकती है। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट। तो क्यूरेटिव पिटीशन में हम यही कह रहे हैं ना कि प्लीज साहब, आपका जो पुराना जजमेंट है आप उसको रिव्यू कर लीजिए।
और ये आपको करना पड़ता है विद इन 30 डेज। मतलब अगर मान लो किसी को कैपिटल पनिशमेंट मिला है, तो भैया उसका रिव्यू पिटीशन भी आया, वो भी रिजेक्ट हो गया। राष्ट्रपति के पास गया, वो भी रिजेक्ट हो गया। क्यूरेटी पिटीशन आया। अब देखो, जब आपकी लास्ट रिव्यू पिटीशन, जब आपकी जो है रिजेक्ट हो जाती है, या जो जजमेंट आ जाता है, भैया उसके 30 डेज में ही आपको क्यूरेटी पिटीशन डालनी पड़ेगी। ठीक है। हालांकि 99.9% केस में क्यूरेटी पिटिशंस को जजेस रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो 2-3 प्रोसीजर से होके आ चुका है। तो यहाँ पे मतलब मुझे नहीं लगता कि मराठा रिजर्वेशन को लेके, अभी कोर्ट ने ऐसा कहा तो है कि वो सुनवाई शुरू करेंगे, लेकिन इसमें कोई ज्यादा चेंज होने वाला होगा। अगर इसमें कोई ऐसा चेंज हुआ मराठा कम्युनिटीज के लिए रिजर्वेशन के लिए, तो डेफिनेटली एक बहुत लैंडमार्क डिसीजन ये होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो सिक्योरिटी पोलिसी का जो है हम लोगों ने, मैंने वो सारा बता ही दिया है। ये चलिए, श्रीलंका मूव्स टुवर्ड्स आरसीईपी, बांग्लादेश इन क्यू। ठीक है। आरसीईपी, ये टॉपिक हम लोग पहले भी कई बार कर चुके हैं। आरसीईपी का मतलब है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये दुनिया में अपने आप का ऑलमोस्ट सबसे बड़ा एक रीजनल ग्रुपिंग है, और दुनिया की 30% जीडीपी वो आरसीपी कवर करता है। आरसीपी के अंदर क्या है, एक रीजनल ग्रुप है कम से कम 15 कंट्रीज का। ठीक है। 15 कंट्रीज का एक ग्रुप है, ये नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। इसके अंदर कौन कौन सी कंट्री हैं, ज्यादातर ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज हैं। तो इनका सबसे बड़ा ग्रुप है। इसके अंदर इंडिया आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इंडिया ने शुरुआत में इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, लेकिन बाद में हम लोगों ने विड्रॉ कर लिया। एक्चुअली आरसीईपी का इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है, लेकिन जब बाद में मोदी जी आए तो उन्होंने कहा कि भैया हम उसका पार्ट नहीं बनेंगे। ठीक है, वो आपको बताऊंगा हम लोगों ने ऐसा क्यों किया। एक तो आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि ये 1 जनवरी 2022 से ये लागू हो चुका है, और इट्स लाइक अ फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्री ट्रेड जोन इन टर्म्स ऑफ द ट्रेड वॉल्यूम। ठीक है। इट विल कवर अराउंड 30% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, वर्थ $26 ट्रिलियन। ठीक है। इसका पर्पस क्या है? कोई भी इकोनॉमिक पार्टनरशिप होती है या फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होता है, सबका एक ही तो पर्पस होता है कि टैरिफ को रिड्यूस करना है। यही पर्पस होता है। इंडिया श्रीलंका के बीच में मान लो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, उसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही होता है कि इंडिया श्रीलंका के गुड्स को अपने लोकल गुड्स की तरह ट्रीट करेगा। जैसे कोलंबो में कोई प्रोडक्ट अगर वो बन रहा है, तो हम उसको ऐसा ही ट्रीट करेंगे जैसा वो चेन्नई के अंदर बन रहा है, दिल्ली में बन रहा है। कोई भी टैरिफ को हम लोग नहीं रखेंगे। अगर रखेंगे भी तो बहुत मिनिमम होगा। इससे क्या होता है, कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है आपके प्रोडक्ट्स की। कोलंबो में कोई सामान बना, उस पे 500 रुपया खर्च आया, जब वो इंडिया में आता है तो वही सेम सामान 1500 रुपये का हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर 1000 रुपये हम लोगों ने इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया। अगर हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में होते, तो कोलंबो में सामान 500 रुपये का बनता, इंडिया में भी वो 500 रुपये का या 550 रुपये का मिलता आपको। इससे कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, और जब कॉस्ट रिड्यूस होती है ना, तो आपका प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव हो जाता है। मतलब वो सस्ता मिलना शुरू हो जाता है, और आपका एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये पर्पज है इस आरसीईपी का। एक तो आपको ये थोड़ा यहाँ पे पता होना चाहिए। 15 कंट्रीज इसके अंदर है, सबका नाम याद करना चाहो तो आप कर भी सकते हो। अभी क्या न्यूज में है? अभी न्यूज में ये है कि श्रीलंका और बांग्लादेश दोनों अभी इसके पार्ट नहीं थे, लेकिन श्रीलंका ने तो ऑफिशियल तौर पे एप्लीकेशन लिख के डाल दिया कि भैया हमें भी पार्ट बनाइए। बांग्लादेश भी कंसिडर कर सकता है फ्यूचर में, ऐसा बांग्लादेश के मिनिस्टर ने भी कहा है, क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की मीटिंग हुई थी अभी, तो उसके अंदर उन्होंने कहा है कि भैया हम इसमें इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। बांग्लादेश इसलिए भी इंटरेस्टिंग है, मतलब यहाँ पे इंटरेस्टेड है। बांग्लादेश अभी वर्ल्ड बैंक के हिसाब से लीस्ट डेवलप्ड कंट्री में आता है, और आईएमएफ में रूल होता है, वर्ल्ड बैंक में भी रूल होता है, इवन डब्ल्यूटीओ में भी रूल होता है कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, डेवलप्ड कंट्रीज उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देती हैं। मतलब उनके सामान के ऊपर ड्यूटी वगैरह नहीं लगाती, जिसकी वजह से बांग्लादेश का सामान काफी सस्ता हो जाता है यूरोप में और अमेरिका में, खासकर टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट का बहुत बड़ा बिजनेस है बांग्लादेश के अंदर। लेकिन बांग्लादेश का ये जो स्टेटस है लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का, ये 2026 के बाद नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है। तो 2026 के बाद, क्योंकि बांग्लादेश को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, तो भाई उसको पहले से ही जुगाड़ करना पड़ेगा। और जुगाड़ मतलब उसको अपनी मार्केट को बढ़ाना पड़ेगा। मार्केट बढ़ाने का तरीका यही है कि वो भी आरसीईपी का पार्ट बन जाए, जिससे बांग्लादेश में बना हुआ सामान
बाकी दूसरे आरसीपी की 15 कंट्रीज के अंदर सस्ते दामों में बेचा जा सके। इसलिए बांग्लादेश यहाँ पे इंटरेस्टेड नजर आ रहा है। श्रीलंका तो आपको अच्छे से पता है, उसका इकोनॉमिक पूरी तरह से एकदम क्रैकडाउन हो चुका है, तो उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर तो वैसे भी खत्म हो गया है। तो वो चाहता है कि आरसीपी का पार्ट बन के थोड़ा बहुत अपनी मार्केट को एक्सपेंड करे। तो इंडिया जो है इसका पार्ट नहीं है, हालांकि इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर था। कई बार इंडिया से रिक्वेस्ट कर ली गई है कि भैया आप आइए आरसीपी का मेंबर बनिए, लेकिन इंडिया ऐसा नहीं चाहता है। क्यों नहीं चाहता है? बिकॉज ऑफ द डोमिनेशन ऑफ चाइना। इंडिया को ऐसा लगता है कि अगर हम लोग इसका पार्ट बन गए तो चाइना बहुत सस्ते दामों में अपने सामान को इंडियन मार्केट के अंदर डंप कर देगा, और हमारी जो इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो बर्बाद हो जाएगी। इसलिए हम लोग इसका पार्ट नहीं बनना चाहते। बस ये थोड़ा रीजन यहाँ पे नजर आता है। चलिए, सेंट्रल लाइकली टू रेज एज ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ द साइंटिस्ट टू द 65। ये प्रपोजल अभी नया नहीं है, एक्चुअली ये प्रपोजल 2015 में ही आ चुका था कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे आईसीआर है, आईएसएमआर है, ठीक है, इनमें रिटायरमेंट एज 60 या 62 है। लेकिन हमारे जैसे आईआईटीज हैं या यूनिवर्सिटीज हैं या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां पे रिटायरमेंट एज जो है वो 65 है। इवन कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में तो साइंटिस्ट के रिटायरमेंट होने की कोई एज ही नहीं है। 70 75 80 साल तक जब तक आपको लगे काम करो कर सकते हो। इससे क्या होता है कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं जैसे इसरो में, आईसीआर, एसएमआर वगैरह में, वो जल्दी रिटायर हो जाते हैं, 60 या 62 पे रिटायर हो जाते हैं। उसके बाद उनको आईआईटी वाले हायर कर लेते हैं पढ़ाने के लिए। इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उनको हायर कर लेती है। मतलब उनके अंदर अभी काम करने की इच्छा थी, कैपेसिटी थी, लेकिन वो बेनिफिट नहीं दे पाते हैं। तो सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम इनकी एज बढ़ा के कम से कम 65 ईयर्स कर दें। ये जो है यहाँ पे प्रपोजल आया है। अभी सरकार क्या करती है, देखो 60 के बाद वो घर तो नहीं बिठाते हैं, कभी कभार एक्सटेंशन दे देते हैं, लेकिन रूल नहीं है, ये एक प्रिविलेज टाइप का है। तो सरकार चाहती है कि हम लोग रिटायरमेंट एज को बढ़ाएं। और ये सिर्फ बात साइंटिस्ट की नहीं है। देखिए, साइंटिस्ट की एज बढ़ाने में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो दिमागी काम होता है, तो बहुत सारे लोगों का दिमाग काफी एक्टिव होता है उस टाइम पे भी। हाँ, फिजिकल वर्क का की बात होती है तो आप रिटायर हो सकते हो, वो एक अलग कंडीशन होती है। लेकिन जनरल तौर पे अगर हम लोग देखें, फ्रांस के अंदर हम लोगों ने देखा, वहां पे रिटायरमेंट एज को इंक्रीज किया गया था, तो सड़कों पे लार्ज स्केल प्रोटेस्ट हुए थे फ्रांस के अंदर। यंग लोगों ने का ये कहना था कि साहब अगर ये लोग रिटायर लेट होंगे तो इसका मतलब जो यंग लोग हैं उनकी ज्वाइनिंग लेट आएगी, इससे अनएम्प्लॉयमेंट आता है। इसकी वजह से लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। जनरली अगर रिटायरमेंट एज को इंक्रीज करते हैं तो इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं, मेंस में इस तरह का सवाल आ सकता है। पहली बात, हेल्थ केयर कवरेज आपकी एक्सपेंड होती है। देखिए, क्योंकि जब आप तक नौकरी में होते हो, सरकारी नौकरी में होते हो या फिर प्राइवेट फॉर्मल जॉब्स में होते हो, तो आपको हेल्थ केयर बेनिफिट मिलते हैं, राइट। आपका इलाज मुफ्त में होता है, इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह आपको जो देना पड़ता है आपकी सैलरी से कट जाता है। तो जितना लंबे समय तक आप जॉब करोगे तो हेल्थ बेनिफिट आपको तो लंबे समय तक ही मिलेंगे, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, रिटायरमेंट फंड, सीधी आपकी सैलरी का एक पार्ट आपके रिटायरमेंट फंड में चला जाता है, जहां से बाद में आपको रिटायरमेंट पेंशन मिलती है। जितने साल तक आप काम करोगे उतने साल तक ही आप वहां पे सेविंग कर सकते हो। तो बुढ़ापे में आप आराम से जो है पेंशन लेके आराम से रेस्ट कर सकते हो। और इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो रही है। पहले जहां लोग 65 तक जिया करते थे, वहां पे लोग अभी 70 75 ईयर्स तक भी आराम से जी सकते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। तो भैया जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो रही है तो रिटायरमेंट एज भी इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि लोग अभी ज्यादा उम्र तक प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं और वो अपनी रिटायरमेंट सेविंग के अंदर ज्यादा एड ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे वो जो है, जैसे मान लो कोई आपकी रिटायरमेंट एज 60 है, लेकिन यूजेज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 75 है, तो इसका मतलब 15 साल तक तो आप फ्री घूमते रहे। तो ये आप इन 15 सालों में से कम 5 6 7 साल जॉब करके अपनी रिटायरमेंट सेविंग के अंदर ऐड कर सकते हो। स्किल डेवलपमेंट, ऑब्वियस सी बात है भाई, कोई पुराने एम्प्लॉय होते हैं, वफादार होते हैं, लॉयल होते हैं, उनको ऑर्गेनाइजेशन का इन एंड आउट पता होता है। तो आप उनको 60 में रिटायर करके अगर नए एम्प्लॉय को भर्ती करोगे तो उसको सीखने में वो काफी समय लग जाता है। तो जो पुराने एम्प्लॉय होते हैं, हम इनको वो थोड़ा सा बर्डन कम करके कुछ नया स्किल्स वगैरह भी आराम से सिखा सकते हैं, उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा मेंटेनिंग द एक्टिव लाइफस्टाइल और द इम्प्रूव्ड हेल्थ। ऐसा भी कई स्टडीज में देखा गया है कि जितने लंबे समय तक आप काम करते हो उतने जो है आप एक्टिव रहते हो, आपकी बॉडी हेल्दी रहती है, आपको हेल्थ इश्यूज कम आते हैं। अगर आप खाली बैठ जाओगे, काम धंधा नहीं करोगे, तो आपकी बॉडी हेल्थ ज्यादा डिटीरियोरेट होती है।
राइट। तो ये तो हो गए प्रोस, कॉन्स भी बहुत सारे हैं। देख, ऐसा भी स्टडी कहती है कि आप काम करोगे तो आप एक्टिव रहोगे, लेकिन कुछ स्टडी ऐसा भी कहते हैं अगर आप ओवरबर्डन करते हो, ठीक है, आपकी बॉडी, आपका ब्रेन बूढ़ा हो चुका है, फिर भी आप जो है ऑफिस में जो है वो घिस रहे हो, रोज काम पे जा रहे हो, सुबह उठ रहे हो, और हेल्दी हैबिट्स नहीं है, तो ये भी नुकसान हो सकता है। इसीलिए आप जल्दी रिटायरमेंट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप वॉकिंग, थोड़ी बहुत कुछ हॉबीज है ना, उस तरह की एक्टिविटी कर सकते हो, राइट। लेसर अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट समथिंग न्यू। अब मान लो भैया कोई बिजनेस आइडिया है, अगर आप पहले 60 साल की एज में रिटायर होते तो आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे, कोई नई हॉबी आप हो सकती थी, आप वर्ल्ड ट्रैवल कर सकते थे अगर आपकी वो शौक है तो। लेकिन अब जब 65 में 70 में रिटायर हो गए तो आपके लिए बस समय ही नहीं बचा नया जॉब स्टार्ट करने का, कुछ बिजनेस को इम्प्लीमेंट करने का, कोई स्टार्टअप खोलने का, ट्रैवल करने का, हॉबी करने का, कुछ बचा ही नहीं। तो आपको बाद में समय कम बचता है। लेसर टाइम फॉर द फैमिली एंड द सोशल अपॉर्चुनिटी, सीधी सी बात है भैया। आप जब यंग होते हो तो जॉब के काम में लगे रहते हो, फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। अरे बुढ़ापे में तो टाइम दो फैमिली को कम से कम। तो वो वैल्यूएबल जो फैमिली टाइम है वो मिस ना हो, इसलिए आप अर्ली रिटायरमेंट भी, अर्ली रिटायरमेंट तो नहीं कहूंगा, वही 60-65 ईयर जो होता है वो आपके लिए सफिशियंट होता है। तो ये इसके कुछ कॉन्स है, कुछ प्रोज एंड कॉन्स आपके दिमाग में अगर आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, वो देखेंगे। चलिए ठीक। इसराइल हमास एंड द लॉज ऑफ द वॉर, ये मैंने पूरा कंटेंट यहाँ पे बनाया हुआ है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हो, मैं आपको डायरेक्टली यहाँ से करवाऊंगा, ठीक है। देखिए, तो इसराइल हमास में जो चल रहा है उसमें हुआ क्या। हालांकि ये इशू बहुत पुराना है, लेकिन अभी जो इशू प्रेजेंट में चल रहा है वो ये चल रहा है भैया, गाजा स्ट्रिप के अंदर जो हमास मिलिटेंट ग्रुप है, टेररिस्ट ग्रुप है, उसने अटैक किया है इसराइल के ऊपर, निहत्थे सिविलियन लोगों पे अटैक किया है, जिसकी वजह से यहाँ पे इश्यूज हैं। उसके जवाब में इसराइल ने भी गाजा स्ट्रिप के अंदर जो किया अभी कर रहा है वो इसराइल, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये जो इशू है उसके बारे में हमें अच्छे से पता है, लेकिन लॉ क्या कहता है, वॉर के बारे में कानून क्या कहता है। लॉ ना दो चीजों को एड्रेस करता है। पहली चीज ये कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक कर सकता है। दूसरी कंडीशन, मान लो आपने अटैक कर भी दिया तो कौन कौन से मिलिट्री एक्शन अलाउड हैं, कौन कौन से अलाउड नहीं है। ये दो चीजें होती हैं। मतलब पहली चीज आप ये बताइए आप अटैक क्यों कर रहे हो, आप उसे जस्टिफाई करिए। दूसरी बात, आपने मान लो अटैक कर भी दिया तो आप कौन सी चीजें कर सकते हो, कौन सी चीजें नहीं कर सकते। जैसे, तो पहले वाली कंडीशन को जो कहा है उसे कहा जाता है जस एड बैलम, ठीक है। दूसरी वाली कंडीशन को कहते हैं जस्ट इन बेला, मतलब व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू कैन नॉट डू। और पहले वाली कंडीशन होती है मतलब व्हाई आर यू डूइंग अटैक। दूसरी कंडीशन का मतलब ये होता है कि इफ यू आर डूइंग अटैक, दिस इज समथिंग दैट यू कैन नॉट बी डूइंग। जैसे आप बायोलॉजिकल वेपन का यूज नहीं कर सकते, ये दूसरी कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या कहती है कि अगर कोई आपके सिविलियन के ऊपर अटैक करता है तो आप उसके ऊपर अटैक कर सकते हो काउंटर, तो वो जस्टिफाइड है, ये कहता है पहले वाला। दूसरे वाला कहता है कि अगर आपने ऊपर अटैक कर भी दिया तो आप दूसरे सिविलियंस को मत मारिए। मतलब जैसे मान लो हमास ने इसराइल के सिविलियंस को मारा, तो पहले रूल के अकॉर्डिंग इसराइल लीगल तौर पे हमास पे अटैक कर सकता है। दूसरा कानून ये कहता है कि इसराइल अटैक तो कर सकता है लेकिन वहां के निहत्थे के ऊपर अटैक नहीं कर सकता, या फिर वहां पे बायोलॉजिकल वेपन यूज नहीं कर सकता। तो दोनों ही चीजें हैं, पहले जस्टिफाई करिए अपने एक्शन को, उसके बाद आप क्या एक्शन लोगे वो जस्टिफाई करिए। दोनों चीजें हैं, पहले एक्शन क्यों कर रहे हो और दूसरी बात क्या एक्शन कर रहे हो, दोनों चीजें जस्टिफाइड होनी चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आप इसको महाभारत वगैरह से भी जोड़ सकते हो। जब अर्जुन जी श्री कृष्ण जी को पूछ रहे थे कि भैया ये जो वॉर है, तो कृष्ण जी ने पहले तो वॉर को जस्टिफाई किया कि वॉर क्यों कर रहे हैं हम लोग, ये अच्छाई और बुराई के बीच में है, ठीक है, धर्म और अधर्म के बीच में है। तो पहले तो उन्होंने उसको वॉर को जस्टिफाई किया, उसके बाद वॉर के अंदर क्या क्या एक्शन लिए जाएंगे उनको जस्टिफाई किया कि ये एक्शन क्यों लिया गया, उसको जस्टिफाई किया गया। तो दोनों ही चीजें यहाँ पे हैं। और इंटरनेशनल कानून में हाउ ऑफ यूजिंग फोर्स ऑफ द लॉ इज नोन एज IHL, इसे कहते हैं इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। मतलब क्या कर सकते हो। उसके अलावा हमारे पास जेनेवा कन्वेंशन भी है 1949 का, उसके अलावा एडिशनल प्रोटोकॉल भी है 1967 का।
जो क्या कहता है, जो ये कहता है इट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट सिविलियंस एंड रिड्यूस द सफरिंग अ वॉर अनलीशेस। सिविलियंस को प्रोटेक्ट करना है और वॉर के अंदर जो पेन होता है, जो सफरिंग होती है, उसको मिनिमाइज करना है। तो देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है, डू द लॉज ऑफ द वॉर अप्लाई टू द ऑनगोइंग मिलिट्री कन्फ्लिक्ट। देखिए गाजा कोई सेपरेट कंट्री नहीं है, जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज कंट्री नहीं है। इसराइल तो एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज कंट्री है, राइट। अब क्या हम लोग इसको भी वॉर कहेंगे? कुछ लोगों का यह कहना है कि वॉर का मतलब होता है जब एक देश दूसरे देश के ऊपर अटैक करे, लेकिन ये तो एक देश दूसरे के ऊपर अटैक नहीं कर रहा है। बट इंटरनेशनल कानून ये कहता है कि वॉर कुछ भी हो, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल है ना हमारा, वो क्या कहता है, वो कहता है कि चाहे दो देशों के बीच में वॉर हो, चाहे एक देश या दूसरे किसी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में वॉर हो, इस दोनों को ही हम लोग वॉर कहेंगे। इसका मतलब हमास के बीच में, इसराइल के बीच में जो हो रहा है, एज पर इंटरनेशनल लॉ इट इज अ वॉर। ठीक है, हालांकि दोनों देश नहीं है, फिर भी ये एक वॉर है, क्योंकि हमास एक नॉन गवर्नमेंटल फोर्स है, तो इसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ठीक है जी, इसका मतलब हमास को जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है उसको पालन करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा, हालांकि करते नहीं है, कानून कहता है। सिविलियन किलिंग्स के बारे में क्या, अब देखिए सिविलियन किलिंग्स यहाँ पे दोनों तरफ से हुई है। हमास ने जो सिविल किलिंग किया है, सिविलियन किलिंग किया, दैट इज 100% इलीगल। उसके बाद इसराइल ने 6,000 से ज्यादा बॉम्ब डाले हैं गाजा स्ट्रिप के ऊपर, क्या वो भी इलीगल है? 100% वो भी इलीगल है। दोनों ही इलीगल है, किसने पहले किया किसने बाद में किया डजेंट मैटर। आप सिविलियंस की डेथ कर रहे हो तो दोनों यहाँ पे इलीगल हो जाते हैं। और ये जेनेवा कन्वेंशन के अंदर भी एक इंटरनेशनल वॉर क्राइम है, मतलब यहाँ पे हमास और इसराइल दोनों ही वॉर क्राइम कर रहे हैं। क्या होस्टेज को लेना इलीगल? ऑफ कोर्स नहीं है भाई। हंड्रेड्स ऑफ होस्टेज हमास ने इजरायली के लोगों को पकड़ा हुआ है अभी फिलहाल, वो नेगोशिएशन करने की कोशिश कर रहा है, तो ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो इलीगल। ठीक है, व्हाट अबाउट द गाजा स्ट्रिप ब्लॉकेड? तो जो इसराइल ने गाजा स्ट्रिप का ब्लॉकेड किया है, क्या वो इलीगल है? 100% वो भी इलीगल है एज पर इंटरनेशनल लॉ, क्योंकि कुछ लोगों की गलती के लिए आप कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं दे सकते हो। गाजा के अंदर कितने सारे लोग रहते हैं, दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में से आता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन ने अगर आपके ऊपर अटैक कर दिया है तो वहां पे आप सबका रोटी पानी बिजली बंद नहीं कर सकते। दिस इज ऑल्सो अ वॉर क्राइम एंड दिस इज ऑल्सो इलीगल एज पर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड द जेनेवा कन्वेंशन ऑल्सो। दूसरी बात, अगर आप अपने दुश्मन के सिविलियन मान लो दुश्मन की टेरिटरी के अंदर अटैक करते हो, तो पहले आपको वार्निंग देना पड़ेगा। आपको ये बोलना पड़ेगा सिविलियंस कि अब हम लोग आ रहे हैं, आप वहां से हट जाइए, खाली कर दीजिए। जैसे इसराइल ने अभी गाजा स्ट्रिप को बोला है कि नदन पार्ट को आप खाली कर दीजिए, बट आप उस वार्निंग के लिए कितना टाइम दे रहे हो वो भी जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते गाजा में रहने वाले पैलेस्टीनियंस को कि आपको आधे घंटे का समय देते हैं, आप यहाँ से निकल जाइए, फिर हम लोग अटैक कर देंगे। दैट इज ऑल्सो वॉर क्राइम। तो पहले तो वार्निंग दो, वार्निंग देने के बाद डिसेंट टाइम दो, ताकि रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी हो कि वहां से वो खाली कर सकें। तो ये कहता है इंटरनेशनल लॉ। बेसिकली इसराइल और हमास दोनों ही यहाँ पे इलीगल तौर पे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के ऊपर सिविलियंस के ऊपर अटैक कर रहे हैं। दोनों ही एज पर इंटरनेशनल लॉ वॉर क्राइम कमिट कर रहे हैं। ठीक है जी, चलिए। वर्ल्ड नीड्स टू स्टॉप टेकिंग वाटर फॉर द ग्रांटेड। ये पुराने जमाने में लोग कह देते थे अरे पानी ही तो है, कौन सा पैसे का आ रहा है, यूज करो आराम से। लेकिन अब ऐसा नहीं है। पानी बिना सब सून, पानी नहीं है तो भैया पूरा जग सूना हो जाएगा। तो 16 अक्टूबर मतलब आज के दिन हम लोग क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, वर्ल्ड फूड डे। और इस बार की थीम पता क्या है आपको? वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड। ये प्रीलिम्स में इस तरह के सवाल आपसे पूछता है थीम्स के बेसिस पे। वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड। तो जैसा कि हम सबको पता है क्लाइमेट चेंज और वो सब चीजें हो रही हैं, राइट। तो कहीं पे ड्रोट्स, फ्लड्स, अनसीजनल रेनफॉल, कहीं कहीं पे बहुत सारी ड्राई बारिश होती ही नहीं है, बहुत दिक्कतें हो रही हैं। पानी का फूड के साथ सीधा सीधा कनेक्शन है। पानी नहीं होगा तो फूड कैसे होगा? इंडिया की अगर बात करें, इंडिया की 60% जो एरिया है जहाँ पे हम लोग क्रॉप कल्टीवेशन करते हैं, वो रेन फेड है, मतलब बारिश के भरोसे है। ठीक है,
और ये हमारा 40% फूड प्रोडक्शन करता है। इसका मतलब अगर बारिश नहीं हुई टाइम से और प्रॉपर बारिश नहीं हुई तो 40% फूड प्रोडक्शन तो वैसे ही हमारा जो है डिले हो जाता है, हैम्पर हो जाता है, कम हो जाता है। तो पानी एक बहुत क्रूशियल फैक्टर है। तो पानी के रिगार्डिंग जो है जुड़ी हुई कौन कौन सी प्रॉब्लम है, अगर हम लोग वाटर मैनेजमेंट की बात करें तो हमारे यहाँ पे बहुत पुअर है। पानी का भयंकर मिसयूज होता है। यस, पानी पोल्यूटेड हो गया, कंटेमिनेटेड हो गया। इतने सालों से हम लोग इरिगेशन प्रैक्टिसेस इफेक्टिवली नहीं कर रहे हैं। खासकर जो स्मॉल स्केल फार्मर्स होते हैं वो यहाँ पे बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। कहीं भी फ्लड आ गया, कभी ड्राई कंडीशंस आ गई, वो सब चीजें करके इरिगेशन जो हम लोग करते हैं एग्रीकल्चर में, 72% हम लोग फ्रेश वाटर को विड्रॉ करते हैं ग्राउंड से। तो जितना इरिगेशन एक्टिविटी इंक्रीज होगा उतना ही फ्रेश वाटर को हम लोग और ज्यादा वहां से निकालेंगे। तो फ्यूचर के लिए ग्राउंड वाटर में पानी बचेगा ही नहीं। यस, हमारी जो रिवर्स हैं और जो डीप एक्वीफर्स है वो ऐसे ड्राई हो जाने वाले हैं फ्यूचर में। ये समस्या यहाँ पे है। पूरी दुनिया का जो लैंड है 40% वो लगभग डिग्रेडेड हो चुका है। मतलब वो लैंड ऐसी है जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी काफी कम हो चुकी है। और यहाँ पे एक रोल है लैक ऑफ वाटर, लैक ऑफ प्योर फ्रेश वाटर। पोल्यूटेड वाटर तो फिर भी मिल जाएगा, फ्रेश वाटर नहीं। खासकर जो छोटे फार्मर्स हैं, जो 80% दुनिया के फार्मर है वो छोटे फार्मर हैं, ये सबसे ज्यादा बेचारे इंपैक्ट होते हैं। प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा है। अगर हम लोग इंडिया में फिलहाल जो वाटर हम लोग यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे अगर कुछ एस्टिमेट निकालें, तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो 2050 तक इंडिया में जो राइस प्रोडक्शन है वो 20% रिड्यूस हो जाएगी। और राइस हमारे यहाँ पे स्टेपल फूड है, तो भैया जब राइस ही नहीं होगा तो खाएंगे क्या। 2080 तक ये 47% रिड्यूस हो सकता है राइस प्रोडक्शन, अगले 50-60 सालों में। वीट की बात करें तो वो भी 3.5% और 5% जो है डिक्लाइन होगा वीट इंडिया में। तो खाने वाले के पास जब दाना ही नहीं रहेगा तो भाई फिर फैमिन्स आएंगे, दिक्कतें होने वाली हैं। राइट। तो ये तो कुछ प्रॉब्लम्स है। जब प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है, क्योंकि एग्जाम में हमें इसी तरह से आंसर लिखना होता है, पहले प्रॉब्लम लिखेंगे फिर सोल्यूशन लिखेंगे। सीधी सी बात है, जब प्रॉब्लम पानी से जुड़ी हुई है, मतलब इरिगेशन से जुड़ी हुई है, तो उसका समाधान भी हम लोग इरिगेशन के आसपास ही करेंगे। क्या करेंगे? इरिगेशन कैन बी एन इफेक्टिव मेजर टू मेक द एग्रीकल्चर मोर रिजिलियंट। रिजिलियंट वर्ड आपने बहुत सुना होगा। कुछ स्टूडेंट भी ऐसे होते हैं, एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो बहुत रिजिलियंट होते हैं। उनके ऊपर चाहे कितनी ही मर्जी प्रॉब्लम्स आ जाए, कितनी ही ज्यादा दिक्कत आ जाए, वो हमेशा अपनी पढ़ाई करते रहते हैं। पढ़ाई से उनका मन बिल्कुल भी विचलित नहीं होता है, उसे लोग रिजिलियंट कहते हैं। तो हमारी जो एग्रीकल्चर है वो भी रिजिलियंट होनी चाहिए। चाहे ड्रोट आ जाए, चाहे फ्लड आ जाए, हम ऐसी कंडीशन में होने चाहिए कि उसको मैनेज कर सकें। राइट। इरिगेशन बहुत जरूरी है इसीलिए, क्योंकि इरिगेशन रहेगा तो फिर हम लोग फूड जो है वो बना सकते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ पे इरिगेशन कनाल्स वगैरह हैं, डैम्स वगैरह हैं, पॉन्ड्स वगैरह हैं, इनकी प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट, प्रॉपर तरीके से रिपेयर होनी चाहिए, ताकि इरिगेशन के लिए प्रॉपर पानी मिल सके। जो इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग डेवलप करते हैं वो एनवायरमेंटल और सोशली सस्टेनेबल होना चाहिए। अब पता लगे कि रिवर तो बहुत छोटी सी है, उसके ऊपर डैम बहुत बड़ा बना दिया, तो वो सस्टेनेबल नहीं है। राइट। छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाएं, स्मॉल फार्मर्स के ऊपर फोकस करें, तब जाके जो है चीजें यहाँ पे काम करेंगी। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर जो है एक फार्मर वाटर स्कूल प्रोग्राम चलाया गया है, जिसमें उनको एजुकेशन दी जाती है वाटर को यूज करने को लेके। राइट। उसके अलावा फाइनेंसिंग भी बहुत जरूरी है, क्लाइमेट फाइनेंसिंग। तो जैसे UNFCCC के अंदर जो हम लोग बात करते हैं, ग्रीन क्लाइमेट फंड वगैरह की बात करते हैं, अभी तक हम लोग वहां पे पूरा फोकस क्लाइमेट चेंज के ऊपर करते हैं, लेकिन हमें इरिगेशन के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। पॉलिटिकल कमिटमेंट भी जरूरी है भाई, नेता लोगों के हाथ में सब कुछ है। अच्छी पॉलिसी बनेगी तो इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। वो सारी चीजें जो है हमारे पास होनी चाहिए। तो ये सब मिला के जो है आप एक इरिगेशन के परस्पेक्टिव में एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिख सकते हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट हो, एक्सेस हो, सोयल हेल्थ के ऊपर फोकस किया जाना चाहिए। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन वगैरह वो सब, टारगेटेड इरिगेशन, वो सब हम लोग कर सकते हैं, ताकि वाटर को बेटर तरीके से यूज कर सके। तो यही है उसके बारे में। कुछ स्कीम्स हैं, ये आप सेल्फ स्टडी के लिए मैंने यहाँ पे डाला है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, माइक्रो इरिगेटेड फंड, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम और मिशन काकात्या। ये थोड़ा सा गूगल करें, इसको पढ़ें, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से हो जाता है। ठीक है जी, आज कोई एडिशनल आर्टिकल नहीं है, कुछ खास आर्टिकल वैसे भी थे ही नहीं। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय जवान जय किसान।